अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय शो। और आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, जो हमने अपनी लास्ट एपिसोड में स्टार्ट किया था। बहुत अमेजिंग फीडबैक आया आप सबका, बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको पसंद किया। और मेरे साथ आज अगेन फिर से मौजूद हैं मेरे रिस्पेक्टेड टीचर सर निसार नादिया इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा मरहबा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो पेरेंट्स और नौजवानों की खैरियत नहीं, हमारा जो टॉपिक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपकी विद योर रिस्पेक्ट, विद योर परमिशन, इंशाल्लाह मैं आपकी बुक से जो है ना एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस हवाले से कि मिसालें तो हम देते ही रहते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई ट्रू स्टोरी आ जाती है, कोई ऐसा फैक्ट आ जाता है, तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये चैप्टर है आपके बुक से, जिसका नाम है हाउ द सिंड्रेला ऑफ टुडे इज deluded with the myth of Prince Charming। पढ़ हम्म। के इंटरेस्टिंग लगा है बहुत। और इसमें आपने मेंशन किया है कि शेख अहमद दिदात बायोग्राफी इन्फॉर्म्स अस। बाय द वे, फॉर आवर लिसनर्स एंड आवर ऑडियंस, आप जाकर गूगल पे चेक करते हैं, शेख अहमद दिदात इज अ बिग बिग नेम, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। यू कैन गूगल अबाउट हिम इंशाल्लाह। So Sheikh Ahmed Didat's biography informs us that he was rejected by 32 families in his youthful days because he was not so rich। ठीक है, यानी अपनी जब जवान थे वो, तो उस वक्त 32 फैमिलीज ने उनको रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था। Later on, many rich famous girls would have been ready to marry the famous Didat of 50 years, but nobody was ready to marry the struggling Didat of 20. The lady he married, Hawa, was a common girl who could not understand English, yet she sat in the front rows during all the Didat's talks and looked at her husband with a keen interest. Allah provided her a lot of honor and also financial comfort through her husband. इट्स सो अमेजिंग, इतना अच्छा लगा पढ़कर। और अगेन मेरे ख्याल से जिस बात पर हम लोगों का ध्यान दिलाते हैं बार बार, कि जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना तवक्कल करना कितना ज़रूरी है, और दीन को इम्पोर्टेंस देना कितना ज़रूरी है, लेकिन अगेन प्रायोरिटाइज जो है वो दुनिया को किया जाता है। आपके फैमिली बैकग्राउंड को ज़्यादा देखा जाता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना रिच है, कितने फेमस हैं, ऑल दैट। इसको अगर हम आज यहीं से इसको कंटिन्यू करें कि आपके ख्याल में इस पर, इफ़ यू वुड लाइक टू पुट मोर लाइट ऑन इट, कि ये कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है कि अगेन हम जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन किसी का दीन या उसकी नॉलेज या इन चीज़ों को हम मेरे ख्याल से बहुत इग्नोर करते हैं। वुड यू एग्री विद दैट? उसकी वजह क्या है वो इम्पोर्टेंट है। एग्री तो हम करेंगे रिलक्टेंटली, एग्री तो करेंगे हम, लेकिन उसकी हम्म। वजह है ना बड़ी सेंसिटिव है। इसलिए कि हमारी उम्मत जो है ना डिवाइड हो चुकी है। एक है कंजर्वेटिव एजुकेशन, जो मदरसे का एजुकेशन होता है, और एक होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन। यानी जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है और सूट सूट बूट पहन लेता है, उसे लोग ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और इंटेलिजेंट समझते हैं, उसका आईक्यू लोग हाई समझते हैं। और जो कंजर्वेटिव है, जिसने हदीसें पढ़ी है, हिफ्स किया है, इमामत कराता है, खुतबे देता है, काउंसलिंग कराता है लोगों की, बच्चों का दीन सिखाता है लोगों के बच्चों को, उसको लोग दे कंसिडर हिम एज, दे लुक डाउन अपॉन देम। एक किस्म का तकब्बुर आ गया है पढ़े लिखे लोगों में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ये मौलाना लोग पढ़े लिखे नहीं है, कैसे पढ़े लिखे नहीं है? तो ये पैसे का फैक्टर, क्योंकि अक्सर मौलाना आपको पैसे वाले नहीं मिलेंगे। मदरसा में हम्म। बच्चे जो भेजे जाते हैं, चाहे वो यतीम हो, वो यतीम बच्चा पढ़ा है, उसको आप मदरसे में भेज दो, सवाब मिलेगा। है ना? ऐसे बच्चे मदरसे में रहते हैं। गरीब के बच्चे बिल्कुल। रहते हैं, भाई स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, घूमता रहता है, रखड़ता रहता है, कम से कम दीन तो सीखेगा। तो ऐसे बच्चे मदरसों में ज्यादा रहते हैं। हालांकि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि इन्होंने कुर्बानी दी और बनकर आ गए। अभी तो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भी हिफ्स कराते हैं, लेकिन वो मदरसे का माहौल नहीं दे पाते। मदरसे की खासियत ये है कि बड़े बड़े सीनियर उलमा आते हैं, तब तरबियत अच्छी होती है बच्चों की। तो ये इट्स ए सैड रियलिटी ऑफ द कम्युनिटी कि ऐसा है। हम्म। मनी इज गिवन प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, जो हो सकता है कि उससे इसका कनेक्शन ना बनता हो, लेकिन
जो पॉइंट आपने रेज किया ना कि समहाउ पता नहीं क्यों कि जब जहाँ दीन की बात आ जाती है उसको वाकई हम बहुत वर्थलेस चीज समझते हैं, जो उसकी एक एक इम्पोर्टेंस है, जो उसको सीखने का इंसान को, ना सिर्फ जैसे मैंने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था कि मुझे पर्सनली मैंने देखा कि जितना मैं ग्रूम हुई हूँ दीन को पढ़कर, जिसको हम समझते हैं ना कि पता नहीं इसको पढ़ने के बाद तो इंसान आइसोलेट हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, कहीं बहुत तन्हाई में चले जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रूम्ड अलॉट बिकॉज ऑफ दैट। जो मैंने जितना सीखा, जितना मैंने गौर व फिक्र किया, उसने मुझे एज ए ह्यूमन मुझे लगता है कि बहुत ग्रूम किया। लेकिन इसी तरह क्योंकि हम इस चीज़ को इतना डी वैल्यू करते हैं, जहाँ पर ये बात भी आ जाए ना कि आपने इस्लामिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसकी होगी एक फीस, तो वहां पे भी लोगों को जो है ना वो बड़ा ऑब्जेक्शन होता है ना कि अच्छा ये हमने ये इल्म सीखना है, ये तो दीन का है, तो इसके लिए हम फीस क्यों पे करें, मैथ्स या फलां और शख्स साइंस अगर की फीस 20,000 रुपया महीने की, बम्बई में 20,000 रुपया महीने की फीस, पाकिस्तानी 40 डेज 10th बनते, ग्रेड वाले, 40 हाँ। डेज बनते हैं। और और उर्दू वाले मौलाना को 500 मांगेगा तो बोलेगा बहुत ज्यादा है। हम्म। सेम फैमिली, सेम बच्चे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि शायद अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर रहम करे। और मैं कभी कभी मुझे ये लगता है, मैं ये दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह वो जो आपने रियलाइजेशन और वैल्यू दीन की और दीन से रिलेटेड तमाम चीज़ों की हम सबके दिलों में डाली, अल्लाह करे कि हम तमाम मुसलमानों के दिलों में वो आ जाए और हम सब रियलाइज कर सके कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, और हम उन्हीं पॉइंट्स को रेज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ज़्यादा आता है, और लोग उसको लेकर कंफ्यूजन में भी रहते हैं, क्योंकि एक तरफ है हमारे पास दीन, ठीक है, जहाँ पर इस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि आप बालिग हों जैसे ही फौरन निकाह कर दिया जाए, ठीक है। और उसकी रीज़न भी समझ आती है, अगर ह्यूमन नेचर की तरफ से देखा जाए, उस पर गौर किया जाए, तो विच इज़ मतलब उसकी सेंस बनती है, समझ आती है कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आ जाती है हमारी, एक तो मेडिकल साइंस भी आ जाती है और दूसरा फिर जो है हमारी दुनिया भी आ जाती है। जब उस तरफ हम आते हैं तो वहाँ पर हमें फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो है ना वो आइडियाज़ मिलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। कहीं कोई कहेगा कि ठीक है 20s में कर देनी चाहिए, 20 से 25 का जो एक आपका एज का वो है फ्रेम, उसमें आप कर लीजिए, वो बेस्ट है, स्पेशली लड़कियों के लिए खास तौर पे जो है इसी चीज़ को बार बार पेरेंट्स को भी, इसलिए जैसे ही वो 18 साल की 19 साल की होती हैं तो उनको टेंशन पड़ जाती है कि 25 की हो गई तो बस फिर रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। इसी तरह लेकिन अगर हम थोड़ा सा वेस्ट की साइड पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमें जी मिलता है कि नहीं, 30s के बाद जाके आप कहीं शादी करें और फिर जो है आपको ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा आप अच्छे से अपने रिलेशन को लेकर चल सकेंगे। तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे उसमें रह रहे, बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने को लेक्चर भी दिया था तो वहाँ पे भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हमारी तो गवर्नमेंट ही जो है वो अलाउ नहीं करती है कि अगर हम इस्लामिक उसको कॉन्सेप्ट को लेके चलना शुरू हो जाएं कि अच्छा ठीक है हम करा देते हैं फौरन इनकी शादी, तो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो केस हो जाएंगे। तो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबके जहन में आता ही होगा, ये सारी बातें और सारी चीज़ें जहन में लाते हुए, कि कौन सी एज जो है वो है सही, जिसमें जाके इंसान को ये सोचना शुरू करना चाहिए, या पहले से अपना माइंड बनाना चाहिए, या पेरेंट्स को जो है वो रेडी हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को रेडी करना शुरू करना चाहिए कि अच्छा इस एज में जाकर जो है ना ये शादी करना बेहतरीन है तुम्हारे लिए, और हम इस एज में तुम्हारी शादी करवा देंगे या रिश्ता देखना शुरू कर देंगे। इसमें ऐसा है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक हम्म। शरीयत के मुताबिक एज, यानी प्यूबरिटी की एज, जैसे आपने कहा सही है। लेकिन हम्म। उस जमाने में क्या होता था कि प्यूबरिटी के एज में लड़का भी अगर आ गया तो बाप के साथ काम पे लग जाता था, कमाना शुरू कर लाता था। आज तो चाइल्ड हम्म। लेबर का केस हो जाएगा। 18 साल का कम बिल्कुल। बच्चा अगर, है ना, फिल्म में काम करेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन स्पोर्ट्स में जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नौकरी करने जाएगा तो चाइल्ड लेबर में आ गया, यूनेस्को और सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। और ट्रू। दूसरा जो आज के जमाने में है, बच्चे 25-26 साल तक कमाते नहीं है, पीएचडी करते हैं, पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और 27-28 साल तक पढ़ते ही रहते हैं, कमाएंगे कब? बिल्कुल। तो हम्म। कमाना जो बचपन से शुरू करा देते। देखिए हमारी जो गुजराती कम्युनिटी है इंडिया की, आपके कराची में भी बहुत कच्छी लोग रहते हैं, वैसे हमारे इंडिया में हम्म। गुजराती कम्युनिटी है। हमारी हम्म। गुजराती कम्युनिटी में बच्चे जो हैं, आपको इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत कम गुजराती बच्चे मिलेंगे। ये रहते हैं बिजनेस में, इनके माँ बाप छुट्टियों में जो है इनको रखड़े नहीं दे देते,
मुसलमान के बच्चे क्या करते हैं, कराची, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई, रात को बाइक लेकर घूमते रहते हैं। गुजराती के हम्म। मोहल्ले में आप जाएंगे, 10 बजे के बाद सन्नाटा, सो जाते हैं, सवेरे 6 बजे पढ़ने का। और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ये हमारे बम्बई की सारी कॉमर्स की कॉलेजेस सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक ही होती है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। इसके बाद ये सब नौकरी पे जाते हैं, काम का तजुर्बा हासिल करना शुरू करते हैं 18 साल की उम्र से। 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए, इनकी आमदनी, दे ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। तो इनकी शादी 21 साल में हो जाती है। यू वुड बी सरप्राइज, मैनी गुजरातीज गेट मैरिड 21-22 साल की उम्र में, लड़के लड़कियां शादियां हो जाती है। और साथ ही साथ 42 के एज में इनके भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये रिटायर भी हो जाते हैं, बेटा भी कमाता है। फिर देखिए, अमेरिका जाते हैं घूमने, इंग्लैंड जाते हैं। व्हाई डू गुजरातीज ट्रैवल? बिकॉज देयर चिल्ड्रन हैव गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज, नॉट यंग एज, एट द राइट एज। हम्म। दिस इज द टर्म। अब हमारे यहाँ यस। तो ये सब वेस्टर्नों का इन्फ्लुएंस इतना हो गया, हमारे वहाँ लिबरल का जो, लिबरल की जो ब्रीज है वो असल में तूफान है। इट इज ब्रीज बिफोर हम्म। स्टॉर्म। एक लिबरल स्टॉर्म आ गया। लेकिन देखो, याद रखिए, हमारी लड़कियां हिजाब में रहती है, हमारा कंजर्वेटिव कल्चर है। अगर 25 साल तक लड़की को फिजिकल इंटीमेसी नहीं मिलती है, इमोशनल इंटीमेसी नहीं मिलती है, शी हैज टू सप्रेस हर डिजायर्स, जो इस्लाम में जायज नहीं। और ट्रू। गैरों में, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां तो 13 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, 15 साल की उम्र में अबॉर्शन करते हैं, और 16-17 साल की उम्र में एज ऑफ कंसेंट आ जाता है। व्हाट इज एज ऑफ कंसेंट? यू कैन स्लीप विद एनीबॉडी। तो अक्सर यूरोपियन कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट आता है, एज ऑफ मैरिज नहीं हम्म। होती, एज ऑफ कंसेंट होती है। एज ऑफ कंसेंट, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रख सकते हो 16 साल की उम्र में, लेस्बियन बन जाओ, गे बन जाओ, योर चॉइस, योर 16 ईयर्स। स्पेन में अलग एज है, अमेरिका में अलग अलग स्टेट में अलग अलग एज ऑफ कंसेंट है। तो दे हैव अफेयर्स बाय द टाइम दे गेट मैरिड एट द एज ऑफ 28। ये सेक्सुअल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन से गुजर चुके होते हैं। पांच हम्म। पांच छह छह बॉयफ्रेंड्स को तलाक दे चुकी होती है, घुमा फिरा कर। तो दे हैव दिस फिजिकल सेटिस्फेक्शन बाय हराम मीन्स। हमारे यहाँ तो बिल्कुल, आई बेचारे डू। क्या करेंगे। हाँ, और हम यही, जो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि यही चीज नहीं, शायद उस पे वो फोकस कर पा रहे होते कि वहां पर अगर ठीक है, अगर वो शादी को कहते हैं कि जी आप 30 साल की उम्र में जाके रहें, तो वो सिर्फ जो पेपर वर्क है उसकी बात कर रहे हैं, कि हम्म। एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर चलना अगर है, तो आप 30 साल की एज में जाकर, या 25, या 35, या जब भी करें, वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा तो अगेन, जैसे एज यू मेंशन, कि बाकी सारी चीजें तो वहां पर उनके रिलीजन में या उसमें क्योंकि नहीं बुरा माना जाता, तो वो बाकी सब तो उनका सब नॉर्मल चल रहा होता है, कि रिलेशंस हैं उनकी और सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स एक तरफ हमें पता है कि हमारे दीन ने कितना ज्यादा हमें एम्फेसाइज किया है कि हमें जो है अपनी हिफाजत करनी है हर चीज़ की, कितना हमें हराम से बचना है, गुनाह से बचना है, जिना से बचना है। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें इस चीज़ को भी जो है जहन में रखना है कि ठीक है, उनकी जो नीड्स हैं उनके लिए हमें उनको एक अच्छे टाइम पर शादी करवानी है। हम सिर्फ ये देखते रहे कि वो कामयाब है वेस्ट, और उसी वजह से हम कहें कि नहीं, अब तुम भी उनको फॉलो करने के लिए, कामयाब होने के लिए देर से शादी करो। तो फिर इवेंचुअली यही होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो ऑफ कोर्स फिर बाकी चीज़ें भी उनकी ही अडॉप्ट करेंगे, कि अच्छा ठीक है, अगर हमने शादी उनकी बताई हुई एज पर या उनके सेट किए हुए टारगेट पे करनी है, तो दैट मीन्स कि फिर हम बाकी चीज़ें भी उनसे पकड़ें। और इसी वजह से हम देखते भी पकड़ते हैं ना हैं, कि कितना पकड़ते हैं। कितने अफेयर्स अडॉप्ट होते हैं? करते क्या हैं। आपके शहर में नहीं होते अफेयर्स? कॉलेजेस में, स्कूल्स में होते हैं अफेयर्स। बिल्कुल, वो इसी और वजह से, ये वही कह रही हूँ कि इसी वजह से इतना अल्लाह के रसूल कॉमन ने हो गया फरमाया कि अगर कोई है। बच्ची ने किया ऐसा गुनाह, माँ बाप ने निकाह में डिले करा के, करियर के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो गुनाह माँ बाप पे आएगा, माँ बाप पे भी बिल्कुल। आएगा, गुनाह दोनों पे आएगा। तो गुनाह है ना, डिले करना। देखो, अल्लाह ने हर खैर की चीज में जल्दबाजी करने के लिए कहा है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो, डिले मत करो। सही। और सदका देना है तो डिले मत करो, मौत आने से पहले दे दो सदका। सारी चीजों में अल्लाह, सारे मगफिरत, तौबा करने के लिए भी सारे यानी जल्दबाजी। सारे इला हम्म। मगफिरत मिन रब्बिकुम उलाइका युसारिऊन फिल खैरात। अंबिया के बारे में, नेक लोगों के बारे में सूरह अंबिया और सूरह मोमिनून में आयत है कि ये लोग हर खैर के काम में जल्दबाजी करते थे, डिले नहीं करते थे। हमारे यहाँ हम्म। डिले करने लगे। और दूसरी क्या, कि शादी के खर्चे भी आ चुके हैं। तो बाप सोचेगा, बेटी 25 साल की हो गई, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना खर्चा करने का। और आज खर्चे कितने हो जाते हैं, कितनी रस्में आ चुकी है शादियों में, हम्म। कि लड़का लड़की देखने आए तो उसमें भी 10-15 हजार का खर्चा हो जाता है, कि 15 आदमी को खिलाओ, बिरयानी बनाओ, और उसके बाद शादी अलग, वलीमा अलग, फिर हॉल का खर्चा, केटरर का खर्चा, 3 घंटे की शान शौकत। उसके लिए आदमी तो, अक्सर लोग जिनकी दो दो तीन तीन बेटियां होती है,
वो शादी के खर्चों की वजह से डिले करते हैं। रिश्ते अच्छे आते हैं, लेकिन बेचारा सोचता है कि पैसा थोड़ा कमाऊं, मैं तो नौकरी करता हूँ। मिडिल क्लास के लिए ये तकलीफ आती है। क्यों? कि हमने जो है शादी को जहमत बना दिया है। कहाँ से लाएगा वो पैसा इतना? प्रॉपर्टी बेचेगा, जेवर तो बेटी को देना पड़ेगा, बहू को देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल आईक्यू जो है ना, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी का फाइनेंशियल आईक्यू बहुत श्रिंक हो चुका है। पैसा तो रहता नहीं है, खर्चा करना है। अरे भाई, पैसा है नहीं तो भी खर्च करना है। तो ये फाइनेंशियल लो आईक्यू मैं कहता हूँ। इसीलिए वो हमेशा बच्चों को है ना, छुट्टियों में कुछ ना कुछ काम कराना चाहिए। 15 साल, 16 साल की, भले भाई नौकरी में मत भेजो, लेकिन घर का काम कराओ, शॉपिंग कराओ, फल कैसे खरीदने, भाजी कैसे खरीदनी। दे शुड बी एबल टू लर्न लाइफ स्किल्स। स्किल्स बिल्कुल आपने अच्छा वो कमाना शुरू कर पॉइंट देगा रेज 18 साल की उम्र में, कुछ ना कुछ। बहुत सारे बच्चे भी कमाना शुरू कर लेते हैं 18 साल की उम्र में। कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है, कोई फलाना का काम करता है, कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे बच्चों को इतना शौक नहीं है। अक्सर बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रातों को बाइक लेकर घूमते हैं। आप रमजान की रातों को देख लीजिए। पूरा मुसलमानों का मोहल्ला रोड पे होता है पूरी दुनिया में। हम्म रमजान सेल होता है, लैलतुल कद्र इबादत की रात है, लेकिन रोड पे गुजारते हैं शॉपिंगों में। तो हमारे बच्चे जो है रखड़ने में वक्त गुजारते हैं। क्रिकेट के पीछे तो जैसे कि हाइपर हो जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट तो एक दीन बन चुका है, मजहब बन चुका है। उसके बाद एंटरटेनमेंट, नई सीरियलें, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। उसके बाद ब्राउजिंग करते रहते हैं दिन भर। आज पैलेस्टीन में क्या हो गया, उधर सीरिया में क्या हुआ, करंट इवेंट्स। वेयर आर दे बीइंग प्रोडक्टिव? सिवाय के इम्तिहान देकर आते हैं कॉलेज में, दैट्स ऑल। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? नमाज भी फजर की छूट जाती है, रात भर रखड़ने की वजह से, इंटरनेट पे रहने की वजह से। एक होता है रोड पे रखड़ना, एक होता है कि साइबर लेन्स में रखड़ना, इंटरनेट पे रखड़ना। तो ये इंटरनेट पे रखड़ना ज्यादा डेंजरस हो चुका है। So that's why this financial obstacle remains, because boys have started to earn very late, right? ट्रू आपने भी देखा होगा। बिल्कुल हाँ मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। इंसिडेंट तो नहीं हुआ था, मतलब एक हम कहीं पर थे अपनी फैमिली के साथ। तो एक मॉल की एंट्रेंस पे ही एक छोटा सा स्पॉट था, ऐसे था फूड का स्टॉल वगैरह लगा हुआ था। तो वहाँ पर नगेट्स और फ्राइज और इस तरह की कुछ चीज़ें, कॉफ़ी टी वगैरह, ऐसे उसने एक छोटा सा स्पॉट बनाया हुआ था। लेकिन वो लड़का था और वो 16-17 साल की एज उसकी पता चल रही थी कि इस तरह से है। तो मैंने अपने घर वालों से, अपनी सिस्टर्स मेरी साथ थी, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि ये इतनी फायदेमंद चीज़ है ना इस लड़के के लिए कि इसने जो ये स्पॉट यहाँ लगाया है अभी से और ये स्टॉल लगाकर ये बेच रहा है। मैंने कहा अब ये पूरी जिंदगी जो है ना, ये अब कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और इसको कभी भी जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में ना कि मुश्किल हालात क्या होते हैं। मैंने कहा ये रेडी लगा लेगा, ये कुछ भी बेच लेगा, लेकिन मैंने कहा ये काम करेगा और ये अर्न करेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है वाकई ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने एट अ टाइम एक चीज़ को बस फोकस किया हुआ, तो उसी को फोकस करके लेकर चलते रहते हैं कि स्टडीज़ हैं तो बस बच्चों को बोला तो स्टडीज़ में अच्छे होना है, स्टडीज़ में अच्छे होना है। क्यों अच्छे होना है ये नहीं पता है, बस स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, कामयाब बनना है, कामयाब बनना है। लेकिन आगे वाली जो आने वाली लाइफ है उसमें आपको असल में क्या चीज़ें हेल्प देंगी, उसके लिए भी हमें उनको स्किल सिखाना, उनको प्रिपेयर करना, उनको रेडी करना जो है मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपने जो एक पॉइंट मेरे ख्याल से हाईलाइट किया, उसी पर हम आज बात करते हुए शायद ख़त्म कर लेंगे, हो सकता है मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो जाएगा। कि बड़ा अच्छा आपने जो पॉइंट रेज किया, और मैं क्योंकि खुद फेस करती हूँ, लोग आते रहते हैं बहुत ज़्यादा इस मसले से दो चार होते हुए, वो यही है कि हमने वाकई शादी को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि एक होता है कि अच्छा चलें आपने निकाह पर, अव्वल तो हमें पता है कि निकाह पर भी जो है वो अगर कुछ है, अगर खाना पीना, पहली बात तो ये है कि सादा निकाह होना चाहिए और फिर वलीमे पे खाना होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अगर आपने बनाना है, सबके लिए दावत करनी है। लेकिन चलें अगर आपका बहुत दिल कर भी रहा है, तो अगर निकाह पर चाह रहे हैं लड़की के घर वाले, तो चलें वो समझ आती है कि वहां पर उन्होंने कुछ खाना पीना रख लिया या वो कर लिया। ये दो चीजें भी समझ आ जाती हैं कि ठीक है वलीमा हो गया और निकाह जो आपने किया उस पर कुछ खाना पीना रख लिया। लेकिन उसके अलावा जो इतनी चीजें हैं, यानी एक तो चले जो करोड़ों पे शादियां हो रही हैं उसको तो हम बस क्या कह सकते हैं, उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे जो बातें पता चलती, बिकॉज जाहिर सी बात है अपने भी घर वालों में भी शादियां होती रहती हैं फैमिलीज में। यानी
अच्छा जी, निकाह हो रहा है तो ससुर का जोड़ा जाएगा, सास का जोड़ा जाएगा, जेठ का जोड़ा जाएगा, जेठ की बीवी का जोड़ा जाएगा, देवर का जोड़ा जाएगा, देवरानी का जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब शादी हो रही है तो अब जो है वो उसकी फूफो का भी जाएगा, उसकी खाला का भी जोड़ा जाएगा, फलां भी जाएगा, ये भी जाएगा। यानी वही वाली बात आपने जो आपने पॉइंट रेज किया, आई डेफिनेटली एग्री टू दैट कि हमने हर चीज को, अपनी शादी को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि वाकई ही मतलब सिर्फ कितना आसान है, अगर अगर ये तरीका हम जो हमारे सुन्नत ने, हमारे दीन ने हमें जो सिखाया उसको हम रखें जहन में। अगर मेरी बेटी है और मुझे पता चले कि मुझे उसकी शादी करनी है, तो मुझे पता हो कि सिवाय कि मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े बहुत अगर जोड़े साथ ले जाए या कोई चीज़ें अपनी ज़रूरत की साथ ले जाए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है बस। तो उस पर कितना होगा, वो भी मेरी मर्जी ना कि मैं लगाना चाह रही हूँ, तो चलो मैं 20,000 लगा दूंगी, 30,000 लगा दूंगी, कुछ जरूरत की चीजें बेटा कि चलो ये मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट ले जाओ अपने साथ बस। तो वो 20-30 हजार में वो वहां गई, और उसके बाद वहां पर उन्होंने जो वलीमा करना है तो वलीमे के उस पर उन्होंने जो भी पैसे दुल्हन ने लगाने हैं सर सिर्फ। उसके अलावा उसने घर में अपना जो भी नॉर्मल रूम था उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच करनी थी, फर्नीचर हल्का फुल्का सेट करना था, वो दुल्हन ने किया और बात खत्म हो गई। यानी बहुत भी हम करें तो लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत हम कहें तो जी 2 लाख, 2.5 लाख, इसमें खत्म हो जानी चाहिए बात। लेकिन हमने वाकई इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि मतलब 5 लाख भी इस वक्त जो है ना वो काफी नहीं है एक 3 घंटे नॉर्मल की शादी शालो के। शॉपिंग, सिर्फ 3 घंटे की। हम शादी में जाते हैं ना किसी की, मैंने अपनी किताब है ना आई वॉन्ट टू मैरी, इसको मैंने बहुत अफोर्डेबल फीस पे रखा, पता है कॉस्ट सिर्फ 250 रुपीज पाकिस्तानी करेंसी, दैट्स ऑल। मैं चाहता हूँ कि सब पढ़े। तो उस किताब में मैंने इंशाल्लाह। एक वाकया पेश किया हूँ कि एक दिन मैं शादी में गया, तो लड़की के माँ बाप गेट पे खड़े थे, सबका इस्तकबाल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम निसार भाई, आइए आइए आइए, भाभी आइए आइए, एवरीबडी, यानी 3 घंटे तक वहीं खड़े। तो मैंने पूछा कि भाई ये 3 घंटे जो खड़े हैं, ये 3 घंटे तक क्या मुस्कुराते रहना पॉसिबल है क्या आदमी के लिए 3 घंटा? हम्म। ना, है ना, आर्टिफिशियल स्माइल है। उसको टेंशन बिल्कुल। है कि अभी केटरर्स की फीस और डेकोरेटर के पैसे बाकी है, और खाना कम पड़ गया तो क्या होगा, दामाद को खाना अच्छा नहीं लगा, और फिर भी बेचारा आर्टिफिशियली मुस्कुरा रहा है, ठीक, बिल्कुल। फेक स्माइल। और साथ ही साथ हम्म। उसको दुख है कि बेटी जा रही है। अब बेटी जा रही है, उसको दुख हो रहा है, लेकिन वो खर्चा कर रहा है बेचारा अंडर कंपल्शन। व्हाई? व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट शो हिज कव्वामियत। निकाह फिक्स करने से पहले बता देना था कि हम ऐसा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, निकाह मस्जिद में हो और आपके तरफ से वलीमा हो। ये हाँ बोलने से पहले पूछा जाना चाहिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, कि आप निकाह कैसे करना चाहते हो। वरना सलाम वालेकुम चाय पी के लड़की दिखाने भी नहीं चाहिए। एक बड़ा अच्छा हम्म। वाक्य मैंने उस किताब में नोट किया हूँ कि हमारे एक रिश्तेदार के लिए फोन आ गया, रिश्तेदार के हम्म। लिए, बेटी के लिए, और इत्तेफाक से मैं भी बैठा था। अब बिकॉज आई एम ए पब्लिक ठीक। फिगर, तो लोग चाहेंगे निसार भाई भी बात कर ले। तो कहा हम्म। निसार भाई आप बात करो, हमारे भाई है, वो टीवी पे आते हैं, बड़े मशहूर है, ऑथर है। तो कहकर उन्होंने फोन मुझे दे दिया। तो मैंने दुआ सही। सलाम की, भाई कैसे हो। अब वो सामने वाला आदमी मुझे इतना नहीं पहचानता, लेकिन जरा हम्म। सख्ती से बात करते हैं। देखो भाई साहब, मेरा बेटा 25,000 रुपया कमाता है, और ऑल्ट्रो यानी सुजुकी गाड़ी है, और हम लोग हीरानंदानी में रहते हैं। अगर आपकी बेटी लंबी है, गोरी है, खूबसूरत है, तो आप हमको रिश्ता मतलब भेजो, हम आपको देखने हम्म। आते हैं, वरना टाइम वेस्ट मत करें हमारा। एकदम मुंह पे बोल दिया उसने मुझे। अभी हम भी तो डिबेट विबेट करते रहते हैं ना, ऐसे तो हजार आए गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हमारी हम्म। बेटी खूबसूरत है, गोरी है, और माशाल्लाह वेल मैनर्ड और एजुकेटेड भी है, लेकिन फिर हम भी 25,000 वाले को क्यों पसंद करेंगे भाई? हमारे लिए तो 50,000 60,000 के रिश्ते आए हैं। आप अपने बेटे का नाम जो है वेटिंग लिस्ट में रखते, हम बाद में देखेंगे। फिर हमने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही, ऐसे कोई रिश्ते होते हैं क्या? फाड़ के फेंक दिया मैट्रिमोनियल वाले के वहां जाया मैंने बोला इसका फाड़ के फेंकते, एक लड़की दिखाया तो याद रख लेना। तो पीपल आर ग्रीडी समटाइम्स, यू नो हाउ यू डिस्कस विद देम, हाउ यू, उल्टा उसको दे देना चाहिए। ऐसे मैंने जैसे दे दिया कि बिल्कुल। हम और भी मैं 50,000 का ढूंढेंगे ना, 25,000 वाले को, उनको लंबी चाहिए, ऐसी चाहिए। हमने तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा लड़का कितना कमाता है, और तुमने पूछना शुरू कर दिया कितनी। तो अक्सर लोगों को फेरी क्या सिंड्रेला जैसी लड़की चाहिए, लेकिन बुरखे में बारबी डॉल चाहिए। ये हम्म। टेस्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए है ना, हैरी पॉटर देखते हैं, सिंड्रेला पढ़ के बड़े होते हैं, स्नो वाइट पढ़ के बड़े होते हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है सिंड्रेला स्नो वाइट। तो ये सिंड्रेला स्नो वाइट की जो मेंटालिटी है, वो लड़कियों में रह जाती है बड़ी होने के बाद भी।
मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ अस ऑल। और लड़के भी जो है ऐसे ही फिर पसंद करते हैं, सिंड्रेला चाहिए, बुरखे में चाहिए, सिंड्रेला चाहिए, बुरखे में बारबी जैसी चाहिए लेकिन बुरखे वाली चाहिए, और दीनदार चाहिए, ओबीडियंट चाहिए। भाई तुम भी तो वैसे होने चाहिए ना, फिर पैसे वाला राजकुमार, तुम वैसे नहीं हो। तो रियलिटी को हम्म। लोग छोड़ देते हैं, और इमेजिनरी, फेक, और जो कहते हैं ना कि फेरी टेल्स जैसे लड़के लड़कियां तलाश करते हैं, कहाँ से लाएंगे? कोई मशीन थोड़ी है कि मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या इंटरनेट पे या कंप्यूटर को थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा कोई लड़का बना के दे। नहीं मिल सकता वैसा, ये रियलिटी है। इन शॉर्ट अगर हम इसको इस तरह देखें ना, कि वही वाली बात है कि जिस तरह हम जिंदगी के बाकी मामलात में बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं ना, और हर चीज में हमें समझ ही नहीं आती कि हमने दीन और दुनिया को किस तरह से बैलेंस करना है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। इसी तरह से जो शादी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना सिर्फ एक इंसान के अपने लिए, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी वो सोचने की बात है कि भाई ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है हमारे बच्चे की ज़िंदगी का। तो उसमें हमें रियलिस्टिकली सोचना है, ना कि हम मटेरियलिस्टिकली जो है चीज़ों को अप्रोच करें। ऐसी चीज़ों को अप्रोच करें जो, जिस तरह हम कहते हैं कि ये आनी जानी चीज़ें हैं, यानी अगर कोई खूबसूरत है, आज अगर वो फिजिकली फिट हैं, आज वो जो है उनके पास जॉब है, या फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कल को जा सकती हैं। इसकी बजाय हमें जो है उनकी अगेन उनकी शख्सियत पे, उनका नॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, उनका इखलाक कैसा है, गुड उनका मैनर्स। दीन कैसा है, गुड मैनर्स, उनका दीन कैसा है, और फिर उनके अंदर एबिलिटीज कितनी है। जैसे मैंने उस लड़के की मिसाल दी कि वो कहीं पे भी अब अर्न कर सकेगा, तो नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा बिजनेस ही कर सके। मेन चीज ये कि ही शुड बी एबल टू अर्न एंड टू वर्क एंड फीड हिज फैमिली, प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, ना कि वो किसी पे डिपेंडेंट रहे। और मेरे ख्याल से मुझे ये भी लगता है कि हम जो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये आइडिया भी जहन में आ रहा है कि हमें एक वर्कशॉप डिजाइन करनी चाहिए जो कि इस टॉपिक पर रिलेटेड होनी चाहिए, कि ताकि हम लोगों को ये एक स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि ट्रेनिंग दे सकें पेरेंट्स को भी, और बच्चों को भी, कि किस असल तरह से में वो सारा, कहाँ से। मैं कहूँ तुमसे कि ये जो जी जी। वर्कशॉप है ना, ये बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, ये माँ बाप के लिए होनी चाहिए। क्योंकि डिसीजन एग्री। मेकिंग कौन है? डिसीजन मेकर कौन है? माँ बाप है। लड़का कौन ढूंढ के बिल्कुल। लाएगा? माँ बाप ढूंढ के लाते हैं। डिसीजन कौन लेता है? खर्चे का जिम्मा कौन लेता है? माँ बाप लेते हैं। तो असल में ये वर्कशॉप एक्सक्लूसिवली फॉर पेरेंट्स होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की ठीक है। बच्चे को यूथ के लिए नहीं होनी चाहिए सब वर्कशॉप। वो लेट देम बी प्रेजेंट, बट पैसिव हम्म। पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट पेरेंट्स। पेरेंट्स विल डू होने इट चाहिए। इंशाल्लाह, हम कर सकते हैं इस पर। इंशाल्लाह वी विल प्लान ऑन दैट। और मेरे ख्याल से आज के एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म करेंगे, और हम अगेन मैं जाने से पहले फिर से जो है इसी पॉइंट के ऊपर ही एम्फोसाइज करना चाहूँगी कि जो हमें हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कतरा कतरा कहते हैं ना कि कतरे कतरे से ही जो है समंदर बनता है। और मैंने ऐसी फैमिलीज देखी भी हैं, मैंने विटनेस किए हैं इस तरह की शादियां, कि जहाँ पर लड़के की फैमिली बहुत वेल ऑफ थी, लड़का कमाता बहुत अच्छा था, एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, सब कुछ, लेकिन उन्होंने इस दीन को जो है वो प्रायोरिटी दी, और सुन्ना को जो है वो फॉलो किया। और उन्होंने क्लियर कट खुद से कहा कि भाई हमें आपकी बेटी जो है वो पसंद है, हम निकाह जो है वो करेंगे मस्जिद में, उसके बाद आपकी बेटी को हम अपने घर ले आएंगे, और उसके बाद हम जो है वो वलीमा करेंगे। आप अपनी तरफ से आपने जो भी मेहमान बुलाने, गेस्ट बुलाने, उनको बुलाइए। और इस तरह से वो शादी हुई। एक शादी नहीं हुई, बहुत सी इस तरह की शादियां मेरी नॉलेज में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी, और जो यंगस्टर्स खुद देख रहे हैं, कि आई गेस हमें कभी कभी दीन के लिए भी जो है वो एक स्टैंड लेना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए, हमें अपनी वॉइस जो है वो रेस करनी चाहिए। तो इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इफ़ यू हैव द चांस, अगर आपकी शादी होने वाली है या आप अपने बच्चों का रिश्ता देख रहे हैं, तो आज से, अभी से अपने साथ ये वादा कीजिए कि आपने सुन्ना को फॉलो करना है, आपने शादी को इजी बनाना है, ना खुद को आपने बर्डन में लाना है, और ना ही अगले को बर्डन में लाना है इंशाल्लाह। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर, ओवर टू यू, उसके बाद हम जो है आज के एपिसोड यहाँ ख़त्म करेंगे। मैरिज को फेस्टिवल मत बनाओ, कीप मैरिज सिंपल। जो पैसा आप केटरर्स और ये जो इनको देने वाले हैं, डेकोरेटर्स और हॉल्स, वो पैसा अपने बच्चों को सोना खरीद के दे दो, या पैसा दो कि जा हज पढ़ के आ, उमरा करके आ, गाड़ी खरीद के दे दो, या कोई धंधा चालू करके दे दो। पैसा आपके बच्चों का है, आप क्यों उड़ाते हो पैसा? 3 घंटे के लिए लोग बोले वाह निसार भाई क्या खाना था आपके, वाह, बस ये सुनने के लिए कि लोग वाह वाह करें। डोंट गो फॉर दैट। पैसा कितनी मेहनत से आपने कमाया है, स्पेंड इट ऑन योर चिल्ड्रन।
बच्चों को दे दो, सोना खरीद के लाओ, नस्लों तक सोना पड़ा रहता है घर में, बच्चे की बच्ची शादियां होगी, काम आएगा। दैट्स माय पार्टिंग एडवाइस टुडे। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग आपने जो एडवाइस की, अल्लाह करे हमें जो है ये समझ आ जाए, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर टू आवर व्यूअर्स एज वेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी अगेन। अभी शायद हम इसी टॉपिक को लेकर मज़ीद आगे चलेंगे, और इसी पर मज़ीद कुछ पॉइंट्स पर जो है वो बात की जाएगी। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं हम उस पर बात करें, तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।